मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने कहा है कि बम, RDX और फिंगरप्रिंट का कोई सबूत नहीं मिला है। ये वही मामला है। फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। फैसले से जुड़ी हर खबर आपके साथ लेके आएंगे। साथ ही बात होगी संसद की कार्रवाई से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर। मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी। 17 साल बाद आया फैसला। NIA कोर्ट ने कहा आरोपियों पर नहीं लग सकता UAPA। फैसले पर CM फडणवीस की प्रतिक्रिया, कहा आतंकवाद न कभी भगवा था, ना है और ना रहेगा। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष का विपक्ष से सदन में गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह। दोनों सदनों में अहम विधेयकों पर चर्चा सूचीबद्ध। उत्तर प्रदेश बना AI संचालित सड़क सुरक्षा परीक्षण अपनाने वाला पहला राज्य। केंद्र सरकार ने दी AI और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी। अगले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट। जम्मू के ज्यादातर क्षेत्रों में भी जनजीवन पर असर। और आज से ओवल में होगा भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर। साल 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। NIA कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में UAPA लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले में UAPA के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। इसके साथ ही NIA कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्रित नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले ये साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। मालेगांव बम विस्फोट पर 17 साल के बाद ये फैसला आया है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। सवाल कई हैं जो कोर्ट में जज ने जिन बातों को सामने रखा, उसमें यह भी बहुत साफ था कि इस पूरे मामले पे UAPA लागू नहीं होता है। UAPA के तहत इस मामले को दर्ज नहीं किया जा सकता था। NIA कोर्ट ने बहुत साफ कहा। NIA कोर्ट ने कहा कि UAPA के नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। इस मामले में UAPA के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण NIA कोर्ट ने पाए हैं और ये एक बड़ा आधार रहा सभी 7 आरोपियों के बरी होने का। सबूतों का अभाव एक बड़ा कारण रहा, जिसके तहत इन सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया है। घटनास्थल से कोई भी फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्रित नहीं किया गया है, तो सबूतों के अभाव में नमूने दूषित पाए गए, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर भी स्पष्ट नहीं था, नहीं मिल पाया चेसिस नंबर, और यही एक कारण है कि मालेगांव बम विस्फोट मामले में 17 साल के बाद सभी 7 आरोपियों को अब से थोड़ी देर पहले NIA कोर्ट ने बरी कर दिया है। लगातार प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला है, क्योंकि ये वही मामला था जिसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवा आतंकवाद का एक बड़ा आरोप लगाया था। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। एनआईए कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और कभी रहेगा। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस में बड़ा फैसला आने के बाद 7 आरोपियों को बरी करने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने 2008 के बाद से भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव की शुरुआत की थी। आज 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट में जब 2008 केस में 7 लोगों को बरी किया गया है, तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जिस तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई थी मालेगांव ब्लास्ट से, आज वो नैरेटिव ध्वस्त होता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में साथ ही साथ कई जो एक तरह से 3 एजेंसियों की जांच रही 17 साल में, इस जांच में कई ऐसे लूप होल्स पाए गए हैं जिसे लेके एनआईए कोर्ट ने सवाल उठाया है। एनआईए कोर्ट का कहना है कि चेन ऑफ जो तमाम एक तरह से जो सबूत दिए गए हैं और जो पूरा मालेगांव ब्लास्ट में चेन ऑफ इंसिडेंट्स रहे हैं उसके सही सबूत सामने नहीं आ पाए हैं। यूएपीए के तहत ये मामला कभी भी नहीं दर्ज किया जा सकता है, उसे भी दोषपूर्ण पाया एनआईए कोर्ट ने। तो एनआईए कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ कई ऐसे बड़े ऑब्जर्वेशन दिए हैं जिन्हें लेकर अब राजनीतिक एक तरह से टीका टिप्पणी से लेकर एक सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर शुरू हुई है। हम जानते हैं 2008 के बाद से जिस तरह से इस मामले के बाद भगवा आतंकवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमलावर हुई थी, उसके बाद से 17 साल तक इसमें 7 आरोपियों ने कई प्रताड़ना झेली, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपना जो बयान दिया उसमें उन्होंने यही कहा है कि किस तरह से प्रज्ञा ठाकुर कर्नल पुरोहित को देश में आतंकवादी घोषित कर दिया गया था इस मामले के बाद। और शिशिर सेल्लार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशन लाल गौर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। इस मामले के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर कांग्रेस को घेरने जा रही है। जिस तरह से भगवा आतंकवाद के इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कांग्रेस ने मालेगांव ब्लास्ट के बाद शुरुआत की थी, इस पूरे मामले में जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का रहा है उसमें किन बातों पर ध्यान जाता है? क्योंकि 3 एजेंसियां अगर जांच करती हैं तो किस तरह से 17 साल के बाद वो जांच एक तरह से खोखली भी पाई गई, सबूत नहीं है सामने, यूएपीए के तहत मामला नहीं दर्ज किया जा सकता। तो ये एजेंसियां 17 साल तक क्या कर रही थी? बिल्कुल, देखिए 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया तो चली, लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक नई कहानी जो सामने लाई गई थी वो थी भगवा आतंकवाद की कहानी। ये कहा गया था कि भगवा आतंकवाद के जरिए जो है कुछ लोग इसमें लिप्त है, हिंदू संगठनों से हिंदू संगठन जो है कुछ संगठन वो इसमें लिप्त है जो कि आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार के आरोप जो उस वक्त लगाए गए थे और उसके बाद हमने देखा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, कर्नल पुरोहित हो, कुलकर्णी हो या फिर मेजर उपाध्याय हो, रिटायर्ड मेजर उपाध्याय हो, जैसे कई नाम जो है इस मालेगांव ब्लास्ट केस में सामने आए। उस वक्त जो सबसे पहला वर्ष हम कहेंगे तो एटीएस द्वारा चार्जशीट फाइल की गई थी। एटीएस द्वारा ये कहा गया था
की फंडिंग हो रही है अभिनव भारत, जो कि एक संगठन है, हिंदू संगठन है, खासतौर पर जुड़ी है, इससे जुड़े हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह और साथ ही साथ कर्नल पुरोहित इससे जुड़े हैं। ये कहा गया कि इन दोनों के बीच बैठकें हुई। ये कहा गया कि अभिनव भारत जो संगठन है उसके जरिए पैसों का जो है आदान प्रदान किया गया इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। साथ ही साथ एक पूरा रोल कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का इसमें है, फिर चाहे वो बाइक का जिक्र कोर्ट ने किया या फिर जिस प्रकार से जो एक्सप्लोसिव थे वो कर्नल पुरोहित के घर में जो है पाए गए, इस प्रकार के आरोप किए गए। तो ये सभी आरोप जो है एटीएस ने उस वक्त किए थे। हालांकि तत्कालीन जो विपक्ष थी, बीजेपी थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। ये उस वक्त बीजेपी का कहना था और कई नेता जो है हमने देखा उस वक्त भी काफी मुखर थे। हालांकि इसके बाद एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली। शिशिर, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, सवाल बड़ा है। एटीएस ने जो तमाम आरोप साबित किए 7 लोगों पर जिन्हें आरोपी साबित किया है, एनआईए कोर्ट ने किन किन फ्लॉज को गिनाया आज? जांच में वो कौन से सबूत नहीं मिले जो एक तरह से एटीएस ने कहा था इन 7 आरोपियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख बात यह कहा गया था कि जो ब्लास्ट में स्कूटर का इस्तेमाल किया गया, जिस पे एक्सप्लोजिव रखे गए थे, ये आरोप थे कि वो स्कूटर साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी। इस प्रकार से आरोप उन पे लगाए गए। हालांकि इसके बारे में जो है कोर्ट में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। कोर्ट ने इसके बारे में टिप्पणी की, देयर इज नो सब्सटेंशियल एविडेंस ऑफ इट, इसलिए इस जो आरोप को खारिज किया गया। दूसरा आरोप अगर देखा जाए तो कर्नल पुरोहित पर लगाया गया था कि उनके घर में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे। हालांकि जब जांच एजेंसियां उस वक्त उन्होंने पूरे घर की जांच की थी, स्केचेस किए थे, कुछ फोटोग्राफ्स थे, कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई भी इस प्रकार की बात सामने नहीं आ रही कि कर्नल पुरोहित के घर में एक्सप्लोजिव पाए गए थे। इसलिए इस आरोप का भी खंडन जो है कोर्ट ने किया कि इसको भी जो है माना नहीं जा सकता। तीसरी बात सामने आ रही थी कि अभिनव भारत संगठन जो कहा जा रहा है कि जिससे कर्नल पुरोहित जुड़े हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह जुड़ी है, इस जो अभिनव भारत संगठन है इसमें जो है फंडिंग जो है इस बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी। ये आरोप जो लगाए गए थे उस वक्त एटीएस द्वारा भी। आज कोर्ट ने कहा कि किसी भी फंडिंग ट्रेसेस के बारे में जो है जानकारी, जो सबूत है वो सामने नहीं आ पाए हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए थे उसको भी कोर्ट ने जो आज खारिज किया गया कि जो एविडेंसेस थे और वो एविडेंसेस पर्याप्त नहीं थे और वो एविडेंसेस माने नहीं जा सकते। इस प्रकार की कोर्ट की टिप्पणी थी और कोर्ट ने यह भी कहा कि खास तौर पर अगर देखा जाए तो आतंकवाद किसी भी धर्म का नहीं होता है। आतंकवाद होता है, किसी भी धर्म को उससे जोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी थी जो जज थे उन्हें टिप्पणी दी। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रमुख आरोप थे जो इन आरोपों के खिलाफ थे, उन सभी आरोपों का खंडन जो है एक एक आरोप का खंडन कोर्ट ने किया। हालांकि इसके बारे में जो है सबूत भी दिए गए, जो डिफेंस के द्वारा सबूत दिए गए, प्रोसिक्यूशन द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसमें कोई तथ्य नहीं पाए गए। तो इन सभी चीजों को जो है कोर्ट ने आज खारिज किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि एटीएस ने इससे पहले आरोप लगाए थे, लेकिन एटीएस ने जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की तो जो मकोका लगाया गया था इन आरोपियों के खिलाफ उस मकोका को हटाया गया था। मतलब समझ सकते कि जब दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई 2011 में तो उसमें मकोका नहीं लगाया गया था, मकोका के चार्जेस हटाए गए थे। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 2011 में ही ये जो मामला था वो एनआईए को सौंपा था। हालांकि एनआईए ने 2016 में इसके बारे में जो है पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इसमें कई जो तथ्य जो सामने आए थे कि इस प्रकार से जो भगवा आतंकवाद की एक टर्मिनोलॉजी को कॉइन करने का प्रयास किया गया था उसमें तथ्य नहीं था। हालांकि जब दूसरी चार्जशीट 2018-19 में जब एनआईए ने साबित की तो उसमें काफी चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि किस प्रकार से जो है ये कॉन्स्पिरेसी थी। हालांकि इसके पूरे प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो बीजेपी द्वारा, मतलब तब अगर तत्कालीन विपक्ष देखा जाए, बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको फैब्रिकेटेड कर रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फैब्रिकेटेड कर रहा है। ये आरोप तत्कालीन विपक्ष द्वारा लगाए गए थे। आज बीजेपी का अगर रुख देखा जाए, बीजेपी के नेता खासतौर पर मुख्यमंत्री भी अपने ट्वीट में बात कह रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के अन्य नेता कह रहे हैं कि जो आरोप उस वक्त बीजेपी ने लगाए थे वो आज सच साबित हो रहे हैं। जी, हमारे साथ रोशन लाल गौड़ भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रोशन लाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमलावर अब कांग्रेस पे उसका कहना है कि ये एक तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत की थी कांग्रेस ने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के साथ, और यूं कहें इसकी शुरुआत 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के साथ शुरू हुई थी। लेकिन मालेगांव मामला 17 साल तक अटका रहा। 17 साल की पूरी जांच के बाद आज 7 आरोपी बरी किए जाते हैं। जज का एक बड़ा स्टेटमेंट ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई दे रही है, नैरेटिव ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। क्या दिखता है इसके पीछे का पूरा षड्यंत्र?
देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है इस जो जजमेंट आज आया है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहने की, और ये जो निर्णय आज आया है ये दीर्घकालिक है और इसका मुझे लगता है कि इसका जो परिणाम होंगे वो बहुत आगे तक जाएंगे। और उसकी वजह यही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे आज कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो उस वक्त भगवा आतंकवाद क्यों कहा गया और बार बार कहा गया। उसमें सरकार में रहे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा है और उस वक्त के जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी कहा, और उसको बार बार प्रचारित किया गया, बार बार प्रचारित किया गया। और जैसे साध्वी प्रज्ञा के बारे में हमने देखा कि उनको कितना टॉर्चर किया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अब ठीक से स्वस्थ कभी नहीं होंगी, सिर्फ चल रही हूँ, एक चलता फिरता हार्ड मास सिर्फ है। तो इस तरह से एक कई लोगों को लपेटने की कोशिश की गई थी। जो 7 लोग आरोपी बनाए गए, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इसमें कोशिश की गई थी। रोशन गौर जी, सिर्फ कई लोगों तक सीमित नहीं था। अगर कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय को शामिल किया जाता है तो ये एक बड़ी साजिश, यानी कि इस हमले के साथ अगर ये साजिश थी एक नैरेटिव गढ़ने की, तो उसमें सेना तक को शामिल किया गया। बिल्कुल, इसमें 2 लोग इसमें सेना के शामिल थे, शामिल उनको किया गया था, उन पर आरोप लगाया गया था। एक तो कर्नल पुरोहित थे और एक मेजर थे। तो अभी उनको सबको जो बरी इज्जत इनको बरी किया गया है। भारतीय सेना पर भी, जो भारतीय के सेना की मिलिट्री थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसको भी कटघरे में खड़ा किया गया था कि आर्मी ने कहीं न कहीं भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और जो अभिनव भारत एक संस्था थी उसको सपोर्ट किया गया। और ये जो कर्नल पुरोहित हैं उनके घर में साजिश रची गई, वहाँ हथियार और जो ब्लास्ट थे वो उनको एकत्रित किया गया था। और जब ये पूरी साजिश रची गई और एनआईए ने जब इसकी तहकीकात की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो कहीं भी नहीं मिली। उनकी जो चार चार्जशीट है, कहीं भी ये इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि ब्लास्ट कहाँ से आया, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई है वो कहाँ से आई, जो नाम कहा गया था कि ये प्रज्ञा के नाम पर ये मोटरसाइकिल है, वो भी प्रूफ नहीं हुआ। उसकी जो चेसिस नंबर है वो बदली गई है, वो मिटाई गई है, दूसरी कोई और है। तो इस तरह से एक साफ साफ क्लियर हुआ कि ये एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, एक नैरेटिव रचा गया था, जो आज कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि ये नैरेटिव गलत था। लेकिन इसमें एक और सवाल है कि 17 साल तक ये जो जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि इन 7 लोगों ने जिन पर आरोप लगाए गए थे वो प्रूफ नहीं हुए, तो कौन लोग थे जिन्होंने ब्लास्ट किया? क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ है, उसमें 6 लोगों की जान गई है, तो वो लोग कौन थे? वहां तक जांच एजेंसी नहीं पहुंची। इसका मतलब था, क्लियर था कि वो जांच एजेंसी को फोकस करना है भगवा आतंकवाद की तरफ और वो बदनाम करना है, और उसी साजिश का आज पर्दाफाश। तो क्या रोशन गौर जी, पीड़ितों को और 17 साल इंतजार करना पड़ेगा? यानी कि ये 17 साल की जो जांच थी, अगर हम ये माने कि एटीएस ने एक जांच की जिसे एनआईए कहती है कि वो सही जांच नहीं है, सबूतों का अभाव बताती है, तो 17 साल की एक पूरी जो मेहनत रही या जो पूरी तफ्तीश रही वो एक तरह से बेकार है। और आज जब कोर्ट कहता है कि ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन उसे अंजाम किन लोगों ने दिया है ये अभी तक नहीं साबित हो पाया। बिल्कुल, अब इनको ना जो इन्होंने फोकस किया था, जो इन्होंने अपना टारगेट कर रखा था इन 7 लोगों पर, इन्होंने दूसरी तरफ सोचा ही नहीं कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे भी लेकर जाना चाहिए। अगर इन लोगों ने नहीं किया है तो किन लोगों ने किया? और मुझे लगता है कि आज जैसे इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो वो उनका अधिकार है, वो हाई कोर्ट जाएं, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो नैरेटिव था वो नैरेटिव गलत था। और अब ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी, चाहे वो हाई कोर्ट के आदेश से हो या इसी कोर्ट के आदेश से हो, कि दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे कि एक्चुअल में ये किया किसने। क्या ये नैरेटिव बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया या दूसरे लोगों ने किया और इन लोगों को उसमें फंसाया गया? मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अब इस एंगल से होना चाहिए कि ये नैरेटिव किसने रचा, क्योंकि इसमें जो उस वक्त के सत्ताधारी दल था उसके लोग थे और जो ब्यूरोक्रेट भी थे, जो उसमें सरकार में कांग्रेस सरकार में थे, तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और जो भगवा आतंकवाद का एक नया कॉइन इन्होंने किया था, उसके बारे में भी जरूर इसका जो पूरी साजिश हुई थी, ये साजिश कहाँ हुई थी, हिंदुस्तान में हुई थी या हिंदुस्तान के बाहर हुई थी, उसका भी पर्दाफाश किया जाना बहुत जरूरी है। रोशन गौर जी, राजनीतिक पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर हो, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि 7/11 के फैसले के बाद जब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मालेगांव ब्लास्ट का अभी फैसला आना बाकी है। आज फैसला आने के बाद उनका कहना है कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। हाँ, उनका कहना ठीक है, क्योंकि ये तो हम भी कह रहे हैं
कि जब ये लोगों को ये जिन लोगों को दोषी माना गया, जिन लोगों को आरोपी माना गया था, उनको निर्दोष साबित कर दिया गया, तो साजिश तो किसी ने रची है, अपराध किसी ने किया है। जो 6 लोग उस ब्लास्ट में मारे गए हैं उनके तो कोई ना कोई हत्यारे हैं ही। तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ होनी चाहिए थी, जो असली गुनाहगार हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए था। तो वाकई ये बात सही है कि जो लोग असल में जिन्होंने अपराध किया है वहाँ तक जांच अभी बाकी है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वहाँ तक जांच होनी चाहिए, तो आपको और भी चीज़ें पता लगेंगी। ये साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, इस चीज़ का भी आपको पता लगेगा। ठीक, रोशन लाल गौर जी, अभी सवाल और हैं, लेकिन उससे पहले आइए दर्शकों को एक बार टाइमलाइन भी बता दें, क्योंकि 17 साल का लंबा समय था जहां 3 एजेंसियों ने इस पूरे मामले की जांच की है। 30 सितंबर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। 29 सितंबर 2008 को रात को 9:35 बजे मालेगांव में ये बम ब्लास्ट होता है। उसके बाद 30 सितंबर 2008 को इस मामले की एफआईआर दर्ज होती है मालेगांव में। 21 अक्टूबर 2008 को एटीएस को इस मामले की जांच सौंपी जाती है और लगातार एटीएस जांच करती है, जिसमें 20 जनवरी 2009 को एटीएस ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोपों को साबित करने के लिए 13 अप्रैल 2011 को एनआईए ने जांच अपने हाथों में ली। एटीएस के बाद इस जांच को 2009 के बाद एनआईए को सौंपी गई और 21 अप्रैल को एटीएस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी कई अपने पिछले आरोपों को एक तरह से एटीएस ने वापस लिए। एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, वो 2016 में, और 2017 में सभी आरोपी जमानत पर रिहा किए गए। 2017 के बाद अब 2018 30 अक्टूबर को 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए थे और 2018 3 सितंबर को पहला गवाह पेश हुआ। इसके बाद लगातार सुनवाई के तहत सिलसिलेवार तरीके से इस मामले में 4 सितंबर 2023 को अंतिम गवाह संख्या 332 का परीक्षण किया हुआ, 323 का, और 12 अगस्त 2024 को गवाहों के बयान की प्रक्रिया पूरी की गई। 19 अप्रैल को एक तरह से ये पूरे इस पे जजमेंट को रिजर्व रख लिया था। 25 जुलाई 2024 से 27 सितंबर तक प्रोसिक्यूशन की बहस चलती रही इस पूरे मामले पे। तो लंबा सिलसिला चला है 17 साल का। 30 सितंबर 24 से 3 अप्रैल 25 तक डिफेंस की बहस पूरी हुई और 4 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक प्रोसिक्यूशन की जवाबी बहस हुई और 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया कोर्ट ने। 31 जुलाई 2025 यानी आज साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। रोशन गौर हमारे साथ मौजूद हैं। लंबी टाइमलाइन रोशन लाल जी, 17 साल की ये टाइमलाइन है जिसमें एजेंसियों ने अपनी जांच की, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हमले अगर होते हैं जिन्हें आतंकवादी हमला कहा जाता है, भारत की वो संस्थाएं जांच करती हैं जिन पे सबको विश्वास है, ऐसे में 17 साल की जांच और एटीएस की जो प्रारंभिक जांच रही वो कैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स में धीरे धीरे एक तरह से खोखली साबित हो रही थी। आज अगर 7 आरोपियों को बरी करती है एनआईए की कोर्ट और ये पाती है कि सबूत नाकाफी हैं, सबूतों ने सपोर्ट नहीं करा उन तमाम चार्जेस को, तो फिर इसको क्या माने? कितना विश्वास होता है इन तमाम एजेंसियों को? और एजेंसियों को लेकर सवाल 26/11 से भी होता है। आप जानते हैं एटीएस के बड़े अधिकारी उस 26/11 हमले में भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 17 साल का हमने इंतज़ार किया और उसके बाद भी जो अपराधी थे वो नहीं पकड़े गए और जिन पर आरोप लगाया गया उनको मुक्त कर दिया गया, यानी उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। तो ये सीधी सीधी बात, एक सवाल उठता है कि जो हमारी एजेंसियां थी, क्या उनको ऐसा कोई निर्देश मिला हुआ था कि उनकी अपनी जांच केवल इन्हीं 7 लोगों के इर्द गिर्द रखनी है और उससे बाहर नहीं जाना है? अगर वो जांच इन लोगों से बाहर भी जाती, जैसे उन्होंने टॉर्चर किया और ये बार बार खबरें आई, यार साध्वी प्रज्ञा ने तो क्या क्या नहीं कहा, उनके तो जो खून के आंसू हैं वो इसकी गवाही देते हैं कि किस तरह से उनका टॉर्चर किया गया। तो अगर उन्होंने टॉर्चर करने के बाद भी कुछ नहीं उगला, उनके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो इन्होंने अपनी जांच को दूसरी तरफ क्यों नहीं ले गए? तो ये सवाल है। जिस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ये जांच दूसरी तरफ क्यों नहीं गई, क्यों इन 7 लोगों तक सीमित रही, क्यों हमारे जो सेना के कर्नल साहब थे, हमारे जो मेजर साहब थे, वहाँ तक सीमित रखी गई, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको पता लगेगी कि ये जानबूझकर एक तरफ केवल सीमित किया गया था कि केवल यहीं तक आपको
ये अपनी जांच रखनी है। और उसका नतीजा हमने देखा कि 17 साल बाद कुछ नहीं मिला। जो जिन पर आरोप लगाया गया था उनको निर्दोष साबित किया गया है, और जिन्होंने एक्चुअल में जो ये कांड किया, जो अपराधी थे, वो अभी भी घूम रहे हैं। वहाँ तक जांच जानी चाहिए। रोशनलाल गौड़, 17 साल तक इन 7 आरोपियों ने अपने साथ एक कलंक को लेकर ये जीते रहे, जिसका उल्लेख साध्वी प्रज्ञा सिंह ने इस फैसले के आने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में एक आतंकवादी घोषित कर दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले दिन से ही, क्योंकि ऐसा प्रचार किया गया कि ये जो साध्वी हैं और ये फायर ब्रांड हैं, और इन्होंने ये सारी साजिश रची। इनकी जो मोटरसाइकिल थी वो इन्होंने दी कि इसमें जो ब्लास्ट करो। और जो कर्नल साहब थे, देखिए आपको, वो आर्मी के सर्विंग थे, और जो मेजर साहब थे वो भी सर्विंग थे, और उनको जेल डाला गया। उनको सर्विस से उस वक्त के लिए सस्पेंड किया गया था, और बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन आ गई फिर बाद में उनको ज्वाइन कराया गया था। लेकिन वो पूरी अपने साथ अपने समाज में ये घूमते रहे कि वो आतंकवादी हैं। वो समाज में किस तरह से उन्होंने मुंह दिखाया होगा, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को। और साध्वी जब ये चुनाव जीत कर आई थी भोपाल से, तो जब भी वो लोकसभा में कोई बात करती थी तो जो अपोजिशन के लोग हैं वो उन पर ताने कसते थे। तो 17 साल से जो एक पीड़ा को झेलते रहे हैं, और एक जो उन पर दाग लगा था, उस दाग को लेकर चल रहे थे। आज वो जो दाग था वो आज उनका धुल गया है। लेकिन जो असली अपराधी है वहाँ तक जरूर जांच जानी चाहिए। रोशनलाल गौड़ जी, क्योंकि जब हम क्रोनोलॉजी 17 साल की जांच एजेंसियों की बात करते हैं तो इसमें बात उस पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी की भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले शिशिर, आपसे एक सवाल, क्योंकि पीड़ितों का कहना है कि वो इस फैसले को अब चुनौती देंगे, इस पर आगे क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो डेवलपिंग अगर इसमें देखा जाए न्यूज़ यही है कि जो इसमें जो पीड़ित थे उनके द्वारा हालांकि ये कहा गया है कि जिस प्रकार से 17 साल हुए उनको उम्मीद थी कि इसके बारे में जो है फैसला आ जाएगा और जाहिर सी बात है न्याय मिलेगा, लेकिन अब जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कहीं ना कहीं आहत भी है। वो पीड़ित कह रहे हैं कि सबसे पहली बात, अगर जांच पे सवाल उठ रहे हैं तो 17 साल आखिर जांच एजेंसियां कर क्या रही थी, क्यों नहीं वो सबूत इकट्ठा कर पाई। और दूसरी बात इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आरोप इसमें लगाए गए हैं, पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से जो जस्टिस मिलना चाहिए था उन पीड़ितों को क्या वो नहीं मिल पाया है, ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पीड़ित इस वक्त उठा रहे हैं। हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस बारे में कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपने एक बात कही क्रोनोलॉजी की, उसमें और एक बात ये भी इसमें अगर देखा जाए हम जोड़ देंगे कि 2008 को हालांकि एटीएस को ये जो है पूरी जो मामला जो सौंपा गया था, जो एटीएस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने चार्जशीट भी फाइल की थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2011 में जो है फाइल की थी। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हालांकि ये पूरा केस था, लेकिन 2011 में केंद्र सरकार भी इसमें अगर देखा जाए उनका भी हस्तक्षेप हुआ, और जिसके बाद एनआईए को यह जांच सौंपी गई थी। तो अब पॉलिटिकल जो सिनारियो उसमें यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से केंद्र राज्य के बात करें कांग्रेस की, उसके नेता जो है वो बयान दे रहे थे, साथ ही साथ केंद्र के तत्कालीन जो सत्ता पक्ष में बैठे थे नेता थे वो भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है। क्या इस प्रकार से जो है सवाल अब उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरह, और साथ ही साथ बीजेपी के जो बाकी अन्य पक्ष उनके साथ जो खड़े उनके द्वारा भी जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, आपका भी और रोशनलाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले पे मालेगांव ब्लास्ट 17 साल के बाद 7 आरोपियों को इंसाफ मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि वो इंसाफ से अभी भी दूर हैं। वो इसकी गुहार आगे भी लगाएंगे और इस पूरे फैसले को चुनौती देंगे। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक की। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन आज राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई पहले 12 बजे फिर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि सत्र में सदस्यों के 120 प्रश्नों को लेने का मौका था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन का 30 घंटे से ज्यादा का समय व्यर्थ हो गया। In this session, we had opportunity to raise 120 questions. 120 0 hours and 120 special mentions, where else only 11 questions, 3 0 hours and 17 special mention could be done. Total time lost was 30 hours and 6 minutes. संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन आज एक बार फिर लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल सका। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से शांति बनाए रखने और सदन की कार्रवाई चलने देने का आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि आपके मतदाता आपका ये व्यवहार देख रहे हैं। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाना चाहते। माननीय सदस्य, मैं पूरा आग्रह कर रहा हूं, अगर तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल जैसे विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है। जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और मानसून सत्र के 9वें दिन संसद में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निसार के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने में योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और US के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट
उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों में के लिए सफलता की कामना करती है। और संसद की कार्रवाई में 9वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर और बात करने के लिए ऋषि कुमार हमारे साथ संसद भवन से जुड़ गए हैं। ऋषि, संसदीय कार्रवाई में विपक्ष की भूमिका और अगर हम ये बात करें प्रश्नकाल, ये माना जाता है कि मतदाताओं की समस्याओं के हल ढूंढने के लिए है और विपक्ष का सरकार को घेरने के लिए भी तमाम सवालों को लेकर। ऐसे में अगर प्रश्नकाल ही नहीं चल रहा और दोनों सदनों में राज्यसभा में उपसभापति ने इस पे अपना दुख जताया और बताया कि किस तरह से 30 घंटे अभी तक व्यर्थ गए हैं पूरे एक हफ्ते में, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि नारेबाजी के लिए और तख्ती लेके भेजने के लिए आपके मतदाता आपको नहीं भेजते, आपका मतदाता देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तमाम हिदायतें, तमाम हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष शायद अपने इस पूरे आचरण को बदलने के लिए अभी तो तैयार नहीं दिखता। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से आज के घटनाक्रम को देखें तो दोनों सदनों में जो शोर शराबा और हंगामा हुआ और उसके बाद चेयर की तरफ से उनको बार बार आग्रह किया गया कि आप हंगामा न करें। यहाँ तक बताया गया कि प्रश्नकाल आपके लिए ही है, शून्यकाल में भी आप अपने सभी मुद्दे उठा सकते हैं। ये भी विपक्ष के पास एक विशेष अधिकार होता है, जो कि किसी भी समस्या में मुद्दे को उठाने के लिए शून्यकाल के दौरान वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इन दोनों अवसरों को मुझे लगता है विपक्ष उठाना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता और इसको लेकर दोनों ही सदनों में जो चेयर हैं उनकी तरफ से उन्हें आगाह भी किया गया और उनसे आग्रह भी किया गया। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में पहले तो ये कहा गया कि आप सदन चलने दें और अगर नहीं चलने दे रहे हैं तो आप ये जान लें कि आप कितना बड़ा नुकसान न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा के आंकड़ों के हिसाब से बताया कि कितने प्रश्न, करीब 120 प्रश्न अब तक पूछे जा सकते थे और कई घंटे जो है शून्यकाल में चर्चा हो सकती थी, वो नहीं हो पाई और कुल मिलाकर करीब 30 घंटे से अधिक का जो समय बर्बाद हुआ है उसका अगर हम आर्थिक रूप से विश्लेषण करें तो करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। हम जानते हैं कि संसद को चलाने में प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष इन सब से इतर अपने ही मुद्दों को तरजीह देकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा और शोर शराबा कर रहा है। हालांकि विपक्ष के सांसदों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने के लिए तो सदन चलना चाहिए और चलना चाहिए तो शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो वो किस तरीके से बोलना चाहते हैं, उनका तर्क क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज दोनों ही सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ है। दोपहर 2 बजे के बाद जो स्थिति बनती है वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष का जो रुख है वो यथावत बना हुआ है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले 2 दिन जो लगातार चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर पर, जो 16-16 घंटे की चर्चा हुई, वो अभूतपूर्व चर्चा रही। सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया। उसके लिए चेयर ने पिछले शुक्रवार में ये कोशिश की थी कि सभी नेताओं के साथ बैठकर मंत्रणा की थी कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं तो इस चर्चा को किस तरीके से सफल होने दिया जाए। अब चेयर की तरफ से पहले सदनों में, दोनों ही सदनों में कहा गया कि आप किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं। देखना होगा कि 2 बजे क्या स्थिति बनती है और सदन कितना आगे बढ़ पाता है, क्या कामकाज हो पाता है। ऋषि, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आपने जिक्र करा तो विपक्ष लगातार इस मांग को कर रहा था। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने अपना स्टांस बहुत साफ किया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से कुछ सवाल, कुछ जवाब चाहता है, जिसके लिए वो सबसे पहले तो इस पे चर्चा चाहता है, उसके बाद कोई विधायी कार्य हो, जिसको कि सरकार ने माना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष अगर मांग करता है तो सरकार उस पर तैयार नहीं होती। लेकिन अब आखिर क्या विपक्ष की ऐसी मांग है जिसे लेकर गतिरोध लगातार जारी है और सरकार उस गतिरोध को खत्म भी नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, विपक्ष ने सबसे पहले दिन जो मांग रखी थी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, उसको उसी दिन सरकार ने मान लिया और उसके लिए समय मुकर्रर कर दिया गया। अब जब चर्चा की बात की तो कहा गया कि प्रधानमंत्री होने चाहिए। प्रधानमंत्री उस समय विदेश में थे, तो ये तय हुआ कि अगले सोमवार से चर्चा होगी। लेकिन सोमवार से लेकर अगले सोमवार यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सदन नहीं चलने दिया गया, कामकाज प्रभावित हुआ, वही शोर शराबा और हंगामा किया गया। उसके बाद जब 2 दिन चर्चा हो गई, उसके बाद फिर वही बात कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें SIR जो बिहार में जो प्रोसेस चल रहा है उस पर उन्हें चर्चा चाहिए। सरकार का साफ कहना है
चेयर का भी साफ कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी संवैधानिक संस्था के कार्यों में दखल नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जितने भी अपील दायर हुई हैं उस सब में ये कहा है कि जो काम चुनाव आयोग कर रहा है हम उसे नहीं रोक सकते। ये उनका काम है कि जो भी मतदाता सूची है उसको सही किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए। अगर उसमें त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं तो उससे सुधारना उन्हीं का काम है। लेकिन हाँ, अगर कोई शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम उसको करेक्ट कराएंगे। तो जो प्रोसेस है उसको आप न तो सुप्रीम कोर्ट रोक पा रहा है क्योंकि वो संवैधानिक प्रोसेस है, और इसमें सरकार ने और चेयर ने दोनों ने साफ कर दिया है कि ये उनके दायरे में नहीं है। और जब इस तरीके की चीज़ें जो उनके दायरे में नहीं है, जब संवैधानिक प्रक्रियाओं पर चर्चा नहीं हो सकती है, उस पर अगर आप अड़ेंगे तो निश्चित तौर से गतिरोध बना ही रहेगा। अब इसमें देखना होगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में क्या कोई बात आगे बढ़ती है, क्योंकि आज उपसभापति ने राज्यसभा में एक संकेत दिया कि आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं, क्यों नहीं आप सीधे बात कर लेते। तो ये संकेत था। मुझे लगता है इस सप्ताह कुछ कोशिश हो सकती है कि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल एक मुद्दे को लेकर डेडलॉक बना हुआ है और इस मुद्दे का हल क्या होगा अभी ये किसी को नहीं पता, और इसी वजह से गतिरोध बना हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा में कल भी ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के शासनकाल में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की मारक क्षमताएं नष्ट कर दी गई और उसे घुटने टेकने पर विवश कर दिया गया। गृहमंत्री ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की सराहना की, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकवाद के प्रति नर्म रुख अपनाने का आरोप लगाया। वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिड डे प्राइम में खबरें भी जारी रहेंगी। हमने अभी तक आपको बताया कि किस तरह से 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट पे जो बड़ा फैसला आया है उसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने 2008 के इस मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद जैसा एक शब्द गढ़ा और इस शब्द के साथ उन्होंने सीधे सीधे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा, जिसमें यह कहना था कि भगवा आतंकवाद में तमाम वो लोग संलिप्त जो पाए गए हैं उनके कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी तब भी हमलावर थी और आज 17 साल के बाद जब उन 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो एक बार फिर मुखर होकर और आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। इस क्रोनोलॉजी को अगर हम समझे तो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था।
आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। यू कैनॉट falsify the truth by your diabolical design for too long. Truth has an uncanny habit of reappearing with alarming regularity. वही बात इसमें हुई है। मित्रों, थोड़ा अब आपको हम रिकॉल के लिए कहना चाहते हैं। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। तो दो गृह मंत्री और राहुल गांधी। और मुझे याद है कि उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो चिदम्बरम की टिप्पणी पर मुझे प्रेस करने का अवसर मिला था 11 अशोक रोड में, और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है, भारत के संत भी भगवा पहनते हैं, जिस महाभारत में रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। तो पूरे देश में इतना बवाल हुआ कि बाद में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा, जनार्दन द्विवेदी थे उस समय, उनको आना पड़ा, वो भी उतना नहीं कर पाए। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। याद करिए, जब बिहार में 2005 का चुनाव था तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी बनर्जी, उन्होंने एक कमेटी लालू प्रसाद रेल मंत्री से बनवाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि कार सेवकों ने अपने स्टोव से ही आग लगाई थी, और वो भी मैंने प्रेस किया था जब आया था वो। तो मैंने कहा था ये बिकी हुई रिपोर्ट है, और जज साहब की हिम्मत है तुम उस पर कार्रवाई करें, कुछ नहीं कर सके। याद करिए, इशरत जहां केस में अमित शाह को फंसाया गया था कि नहीं फंसाया गया था? याद है कि नहीं आपको? 2 बिके हुए विटनेसेस को खड़ा किया गया था, और भारत के गृह मंत्री को महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, शायद 1 साल के ऊपर। और जब उनको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 साल गुजरात से दरबदर कर दिया था। और आज मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा, दैट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग। और मैंने उसको पूरा एग्जामिन किया है लीगली, अपने अनुभव से। कोई एविडेंस नहीं था अमित शाह के खिलाफ,
तो अमित शाह को फंसाओ, भगवा आतंक बताओ, मालेगांव केस बताओ। और अब मैं आपके सामने इसका दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं, ये आप नोट करें बिकॉज बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था। इसमें सिमी के 2 मुखिया सफदर नौगोरी ने अपनी भूमिका स्वीकार की थी और 2 पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी को पकड़ा गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया क्योंकि मोड़ना था भगवा आतंकवाद की ओर। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में स्थानीय पुलिस ने हुजी संगठन से जुड़े 100 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सबों को छोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर बम ब्लास्ट में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी और उस समय के एक आरोपी भवेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे पर बड़े लोगों को फंसाने के लिए दबाव देने की बात कही थी। और 26/11 मुंबई हमले में भी आपको मालूम ही है। अब मैं थोड़ी तारीख आपको बता देता हूं कब कब यह हुआ है। 17 दिसंबर 2010 को विक्की लीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को जो बताया, तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम ने राज्य के पुलिस डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में उस समय गृहमंत्री ने हिंदू आतंकवाद की बात की थी, सुशील कुमार शिंदे ने। और दिग्विजय सिंह तो हैं ही हैं, वो शांति दूत जाकिर नाइक को कहते रहे। आज मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। अंदर में विरोध हुआ, बड़े लोगों के द्वारा विरोध हुआ। स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द कोलिशन ईयर में 2004 में जब शंकराचार्य जैन सरस्वती की गिरफ्तारी हुई तो मेंबर थे कैबिनेट के, उन्होंने उसका विरोध किया था। कहा कि उन्होंने पूछा, क्या इस तरह के मामलों में खाली हिंदू संतों की भूमिका होती है? और देखिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सबके रिकॉर्ड है हम लोग के पास। ये जहां जहां ये कोटेड है वो सब इंटरनेट पर उसका बेस हमारे पास है। मुझे कई बार इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, इशरत जहां के मामले में उस समय के गृह मंत्री पिल्लई थे, तो श्रीमान चिदम्बरम साहब ने उन पर दबाव डाला कि इशरत जहां को एफिडेविट में लश्कर तैयबा की एजेंट मत कहो, जबकि लश्कर तैयबा ने क्लेम किया था कि हमारी एक एजेंट शहीद हुई है। याद होगा आपको? तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, ना कोई बाकी नंबर है। और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और जबरन स्टेटमेंट दिया गया। यहां पर मैं आपको एक बात और कहूंगा, इस पर भी मुझे अतीत में पार्टी की ओर से बोलने का अवसर मिला है, तो आज का दिन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करने का। आरवीएस मणि
गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, RVS मणि, और पूरा जो इशरत जहां केस में एफिडेविट चल रहा था, तो उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि चेंज द एफिडेविट, चेंज द एफिडेविट। और कई बार तो गृह मंत्री चिदम्बरम ने ही बाकायदे उनको कहा। तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, चर्चा हुई है ना, और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। यह आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। हमने देखा राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भटकाओ मत, अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट मैडम सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द नेशन। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। तो मित्र, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया, और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान, जिसको कितने मेडल मिले, उपलब्धि मिली, कमेंडेशन मिला, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया कश्मीर में, तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। और जिन पदाधिकारियों ने टॉर्चर किया है, पुलिस के लोगों ने झूठा फंसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं शैलेंद्र डीडी। ऐसा है कि ये चिदम्बरम का खुद का डीएनए नहीं है, ये कांग्रेस का डीएनए है, आज की कांग्रेस का डीएनए है, जो वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और यही नहीं, 3 तलाक का विरोध किया, शाहबानों का विरोध किया, वक्फ बिल का विरोध किया, हार रहे हैं बार बार। और ये बात मैंने सदन में कहा था, आज मैं दोहरा रहा हूं, वक्फ पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1986 में राजीव गांधी को 400 सीट थे, याद है आपको? और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसा पिटी कि आज तक कांग्रेस पार्टी को एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर भी नहीं समझते हैं वोट बैंक के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो चिदम्बरम तो है ही हैं, राहुल गांधी क्या है, मैंने बताया आपको क्या कहा उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर्स को। सोनिया जी की खामोशी क्या बताती है? वो तो मौत का सौदागर पुरानी कहानी है। गुजरात को फंसाओ,
ये पूरा हिंदू टेरर स्थापित कर करके मोदी अमित शाह को रोकना है, भाजपा को रोकना है और मुस्लिम परस्ती वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाना है। ये थी उनकी कोशिश। और कोई प्रश्न? सर, एक सवाल अब ये भी उठ रहा है क्योंकि मामले में सभी जो आरोपी थे वो बरी हो गए, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी वो ब्लास्ट के पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने फिर वो ब्लास्ट किया? या मुझसे ना पूछिए, जो इन्वेस्टिगेट करे थे उससे पूछिए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होता तो सही दोषी पकड़े जाते। तो सवाल तो नहीं था कि दोषियों को पकड़ने का, कोशिश थी कि इसके आड़ में सैफरन टेरर के षड्यंत्र को स्थापित करो, इन लोगों को पकड़ो, तो फेल हो गया। ट्रंप बाद में आएंगे। और कोई सवाल? हिमांशु, राहुल गांधी जी, आप जब अमेरिकी राजदूत को कह रहे थे कि सैफरन टेरर इज मोर डेडली बाकी से लश्कर तैयबा से, तो आप देश को नहीं भटका रहे थे, आप तो देश को ही भटका रहे थे। और आज जब आपके भटकाने का षड्यंत्र फेल हो गया तो आप सच्चाई से भाग रहे हो, कहते हैं मुद्दे नहीं भटकाए। यह है राहुल गांधी की सच्चाई। धन्यवाद। धन्यवाद। गांव ब्लास्ट मामले पर 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उसके बाद ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर इस पूरे मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और तमाम उन लोगों को जो सेना के डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे, उन्हें षड्यंत्र के तहत इसमें फंसाया और नैरेटिव गढ़ा कि भगवा आतंकवाद देश में ज्यादा खतरनाक है, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2 पूर्व गृह मंत्री यूपीए के दौर के पी चिदम्बरम ने कहा कि भगवा आतंकवाद की बात उन्होंने की। सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो 2013 में हुआ, जानने वाली बात यह है कि 2014 में लोकसभा चुनाव था, ठीक उससे पहले ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि ये भगवा और हिंदू आतंकवाद है, जिसको आगे ले जाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में हिंदू आतंकवाद लश्कर तैयबा से ज्यादा घातक है। बड़ा आरोप कांग्रेस पर एटीएस और एनआईए जैसी संस्थाओं को एक तरह से दबाव डाल के उनके इस्तेमाल करने का, और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।